Good morning, dear students. We are here with a lecture of second year microbiology, and in this lecture, we will be dealing with the nature of microorganisms. So, this is an important topic which is for BSc third year students, and it will be helpful for us in understanding what are the infections and what are the organisms which plays a very important role in development of an infections. म्हणजे इन्फेक्शन कसं होतं, हाउ द इन्फेक्शन एक्चुअली प्रोग्रेसेस, किस प्रकार से इन्फेक्शन बॉडी में आने के बाद में अलग अलग बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाकी के हो गए, ये किस प्रकार से उसको इंडल्ज करते हैं, उसको टैकल करते हैं, इसका काम और उसका जो वर्किंग है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. So nature of microorganisms. Microorganisms are small living organisms that are not visible to the naked eyes. Microorganisms इस शब्द का अर्थ हम लोगों को बताना बहुत जरूरी है, because these are micro. Micro means what? Wherein their size is such a kind of way of the organisms that they cannot be seen with the help of the naked eyes. आपके naked eyes के हिसाब से वो लोग हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे, and therefore we need to see these organisms, we need a specialized instrument called as microscope. वो माइक्रोस्कोप अगर हम लोगों को मालूम नहीं है, वो माइक्रोस्कोप के हिसाब से अगर हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर अस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स. यानी अपने जो हमने खुली आंखें हैं अभी, ये आपको ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर है, पूरी हवा में ऑर्गेनिजम्स है, आपके हाथ के ऊपर ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ टेबल के ऊपर बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन क्या आपको दिख रहे हैं? नहीं. We are unable to see them directly, and therefore they are so small, so tiny that we need a specialized instrument called as microscope in order to see those particular bacteria. Okay. So therefore, pathogens, these are called as germs or microorganisms that causes diseases. ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था. पैथोजेनेसिस. पैथोजन यानी कौन? तो पैथोजन जिसमें एबिलिटी है डिजीज कॉज करने की. एक आधा डिजीज हम लोगों को होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि चलो भाई ये वायरल इन्फेक्शन है. वायरल इन्फेक्शन यानी क्या? वो पर्टिकुलर वायरस के एक एबिलिटी है उसको कि इट विल कॉज एन इन्फेक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एंड देयरफॉर दिस पैथोजन विल बी द मेजर पर्सन टू प्ले अ रोल इनसाइड द कॉजिंग ऑफ द डिजीज थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नॉन पैथोजेंस और माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कॉज एनी डिजीज कैन बी बेनिफिशियल. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऐसे दो प्रकार है कि एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजन कहे जाते हैं जिनमें दे हैव एन एबिलिटी टू कॉज अ डिजीज, और ऐसे कुछ उसमें से पैथोजेंस है जो नॉन पैथोजेनिक है, यानी जिनमें पैथोजन तैयार करने की एबिलिटी नहीं है. इन सच अ काइंड ऑफ थिंग्स दोस पर्टिकुलर नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी. बेनिफिट करवाते हैं. कैसे बेनिफिट करवाते हैं? गिव यू एन एग्जांपल. One example is the organism Escherichia coli, which live inside the colon. Now, what is the role of this particular organism? जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं, जैसे एसिडिक लेवल के ऊपर जाने के बाद में खाना चर्न होता है, इस खाने को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करने का काम with the help of enzymes ये कौन करता है? तो this has been done with the help of non-pathogenic microorganisms and specifically Escherichia coli, which is residing inside the colon of those particular stomach. Correct. Now, moving further. At times, the microorganisms that is beneficial in one body system can become pathogenic when it is present in another body system. For example, Escherichia coli. देखिए, मैंने पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि Escherichia coli ऐसा बैक्टीरिया है which is also called as opportunistic pathogen. यानी उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आपको डिजीज कॉज कर सकता है, और अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिली तो वो नॉर्मल लेवल के ऊपर आपके बॉडी को बेनिफिट भी कर सकता है. इसलिए ऐसा है कि जरूरी नहीं कि हर एक बॉडी, क्योंकि हम लोग सब डिफरेंट है, हर एक बॉडी डिफरेंट है, इसमें बैक्टीरिया या जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया भी डिफरेंट है, उनकी एबिलिटी डिफरेंट है. और इसलिए अगर कोई बैक्टीरिया मेरे पेट में अगर कोई बैक्टीरिया है जो मुझे बेनिफिशियल है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट इट इज बेनिफिशियल टू यू आल्सो. क्यों? इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ये ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज Escherichia coli. दिस इज एन ऑर्गेनिज्म कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? बेनिफिशियल पार्ट ऑफ द नेचुरल फ्लोरा, यानी बेनिफिशियल है. कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन में वो बेनिफिशियल है, एंड इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन इट विल बी हेल्पफुल एज अ नेचुरल फ्लोरा, यानी नेचुरली वहां पर वो प्रेजेंट है, वो आपको हार्म नहीं करेगा. लेकिन
in the urinary system is causes an infections. वो अगर बॉडी के लोकेशन अगर बदलता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन की जगह अब वो यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर है, तो इस यूरिनरी ट्रैक्ट में जाने के बाद इट मे कॉज एन इंफेक्शन दैट इज कॉल्ड एज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस का एस्चेरिशिया कोलाई की वजह से भी हो सकता है. Therefore, microorganism played a very vital role. It acts as a beneficial microorganism, for example, a large intestine, and it may be acting as a harmful organism, for example, in the urinary system, which is called as causing the urinary tract infections. Moving further, non-pathogens. Some microorganisms can be beneficial in other kind of environments. Support production of bread, cheese, yogurt, beer, several other foods and beverages. अब ये बॉडी के बाहर ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ बेनिफिशियल हो सकते हैं? तो बॉडी के बाहर जाने के बाद में ये नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स किसमें प्रोडक्शन करते हैं? ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट बनता है, चीज है, योगर्ट है, बियर है, सेवरल अदर फूड प्रोडक्ट्स और बेवरेजेस जिसमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, एंड दीज विल बी हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज फूड प्रोडक्ट्स. फूड प्रोडक्ट का फर्मेंटेशन करने के बाद में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स वहां पर डेवलप होते हैं. It contribute to the health of the soil for farming. Soil बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर हो गया या राइजोबियम हो गया, ये बैक्टीरिया रूट नोडल फॉर्मेशन के बाद में इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल के कुछ बैक्टीरिया है जो बेनिफिशियल है, वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, एंड therefore it will be helpful for those organisms to level up nutrients inside the soil, and this will be beneficial for the plant. यानी आपको प्लांट की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो इस बैक्टीरिया का उस जमीन में रहना बहुत जरूरी है. एडिंग प्यूरिफाइंग वाटर, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं. फिल्टर्स जो भी बताए जाते हैं उसमें बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एब्सॉर्बिंग द टॉक्सिक केमिकल्स, और प्लेन और अच्छा वाटर आप लोगों को मिल सके, इसके लिए द बैक्टीरिया इज वर्किंग. लेकिन ये बैक्टीरिया कैसे है? दीज आर नॉन पैथोजेंस. ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. अब टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म देखिए. एक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या है? बैक्टीरिया, सिंपल वन सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स दैट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड अरेंजमेंट. शेप एंड अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोगों ने उसको क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, एंड दिस ऑर्गेनिज्म्स विल बी हेल्पफुल फॉर अस कॉजिंग डिजीजेस सच एज स्ट्रेप्टो, निमोनिया, मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस. ये बैक्टीरिया भी बैक्टीरियल डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस. पैथोजेनिक बैक्टीरिया इस प्रकार से पाए जाते हैं, एंड दिस विल बी those bacteria will be helpful or will be creating a kind of thing that will be harmful for the humans as well. Correct? Now, antibiotics are used to kill the bacteria. However, some strains have become resistant. हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो we take the antibiotic along with us. And ये एंटीबायोटिक लेने के बाद में कुछ लेवल तक वो एंटीबायोटिक का इफेक्ट रहता है, लेकिन उसके बाद में भी ये ऑर्गेनिजम्स दे बिकम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस. यानी वो एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट को नलिफाई करने की ताकत किसमें आती है? तो दिस बैक्टीरिया और दिस बैक्टीरिया विल बी हेल्पफुल फॉर नलिफाइंग दैट इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड इट बिकम्स रेजिस्टेंस. लेस देन 1% ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल. जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया आपको हार्मफुल ही मिले. इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी. 1% ऐसे बैक्टीरिया व्हिच आर रियली हार्मफुल, व्हिच आर हैविंग एन एबिलिटी which are having an ability to cause disease. There are more bacteria in our mouth than human living on the planet. मुंह के अंदर में इतने बैक्टीरिया आपके रह सकते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. Therefore, every day it is highly been recommended. बचपन से लेके अभी तक जवानी तक भी और बुढ़ापे भी हम लोग ये बात ध्यान में रहनी चाहिए that this particular organisms which are residing inside your mouth will be helpful for डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस इनसाइड द माउथ एज वेल. इसलिए हमेशा से रिकमेंड किया जाता है कि आप ब्रश कीजिए, 2 टाइम ब्रश कीजिए, सवेरे उठने के बाद में इमीडिएटली ब्रश कीजिए, सोने से पहले ब्रश कीजिए, बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स हैव अ टेंडेंसी टू डेवलप देमसेल्व्स इनसाइड योर माउथ, एंड आफ्टर द डेवलपमेंट एंड इफ यू डू नॉट ब्रश प्रॉपर्ली और क्लीन योर माउथ प्रॉपर्ली, दे विल हैव एन एबिलिटी टू डेवलप दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज. नाउ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, डिप्लोकोकाई, माइक्रोकोकाई, ये सब चीजें हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है साइज एंड शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में. फिर भी चेन लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई क्लस्टर लाइक से,
डिप्लोकोकाई पेयर्स में, माइक्रोकोकाई वेरी टाइनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में है, फ्लैजेलेटेड फॉर्म्स है, बेसिला है, विब्रियोज है, स्पिरुलम्स है एंड स्पाइरोचिट्स है. These are all different types of bacteria. They have their own functions inside the human body and outside the human body as well in order to make their own survival. करेक्ट. शेप एंड साइज के हिसाब से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया जाता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन से अपने पास में? तो फंजाई, वन ऑफ द डेडलीस्ट ऑर्गेनिजम्स. देखिए, अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. जहां पर भी मॉइस्चर है थोड़ा बहुत, जहां पर भी डेड डिकेइंग चीजें हैं, वहां पर फंजाई की ग्रोथ इमीडिएट हो जाती है एंड दैट मे बी ट्रबलसम. कॉजेस कंडीशंस सच एज रिंगवर्म, एथलीट्स फूट, यीस्ट इन्फेक्शन एंड थ्रश. ओरल थ्रश काफी बार आ जाता है. आप ये डायग्राम में देखिए, जो व्हाइट स्पॉट यहाँ पर, ये येलो स्पॉट जो डेवलप यहाँ पर दिख रहे हैं, these are all because of the fungi which is present inside the mouth as well. Antibiotics do not kill the fungi. Antifungal medications are available but expensive and may cause liver damage. एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट में नहीं इफेक्टिव रह जा सकते हैं. इसके लिए स्पेसिफिकली एंटीफंगल ही चाहिए जो स्पेसिफिक टारगेट पे जाके ही उस फंजाई को नलिफाई कर सके या उसको मार सके. एंड देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू वर्क आउट विद दीस ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि एंटीफंगल अगर एक्सेस अमाउंट पे लिया जाता है तो वो ह्यूमन बॉडी का लीवर भी डैमेज कर सकता है. इस प्रकार से ये ऑर्गेनिजम्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल है. प्रोटोजोआ, अगला टाइप क्या है? प्रोटोजोआ. One celled animal like organisms often found in decaying materials and contaminated water may contain flagella which allow them to move freely. Causes disease such as malaria, trichomonas and amoebic dysentery. Generally हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं हम लोग, we do not wash our hands in a proper way. हम कहीं पर भी बैठे हुए और वहां पर हम लोग इमीडिएट कहीं का भी पानी पी जाते हैं. And the bacteria or the protozoans which are present inside that vessel, वो कब से वहां पर पड़ा है पानी हमने को मालूम नहीं है. हम लोग डायरेक्टली पानी वहां से उठाते हैं एंड वी ड्रिंक इट. ये अगर होता है तो दिस विल बी सर्टेनली कॉजिंग ए काइंड ऑफ डिजीजेस. इसके प्रोटोजो के भी टाइप है. फॉर एग्जांपल एनाफिलिस मस्कीटो के बेसिस के ऊपर प्लाज्मोडियम वाइवाक्स नाम का ऑर्गेनिजम्स है व्हिच कॉजेस मलेरिया. ट्राइकोसोमोनास है ऑर्गेनिजम्स एंड अमीबिक डिसेंट्री. बिकॉज ऑफ अमीबा the intestinal flora of your stomach gets disturbed and the patient or the particular person may have dysentery problems in a very long period of time. Rickettsia, अगला टाइप है Rickettsia. Parasites that live inside the cells of other living organisms. सेल के अंदर में रहने वाला है. देखिए कितना डेंजरस है. Commonly found in fleas, yeast, ticks and mites and are transmitted to the humans by the bites of these insects. कुछ कीड़ा हम लोगों को काट लेता है, वही के वही ऊपर के ऊपर इन्फेक्शन रहता है, 2-3 दिन में भूल जाते हैं. लेकिन that particular insect which is biting is a carrier for all these rickets. So ये Rickettsia नाम का जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जनरली जो मस्कीटोज या फिर जो घर में पाए जाने वाले जो कीड़े हैं उनके बेसिस के ऊपर ये हम लोगों की बॉडी में आएंगे एंड दैट विल कॉज एन इन्फेक्शन. So cause diseases such as Rocky Mountain spotted fever and typhus fever. Typhus fever Trichomonas की वजह से होगा. Because of this, the typhus fever, the bacteria, the rickets will be helpful, or they will come inside the human body and cause different types of infections. Antibiotics are effective against many different Rickettsia. लेकिन इनका rate of infectivity जो है वो बहुत सारा कम है. इसलिए जो normal antibiotics हम लोग यूज करते हैं, इस एंटीबायोटिक के डोज की वजह से it will be helpful for us to easily work out in a very proper manner. Viruses. अब ये सबसे important point है because viruses are said to be important. Smallest of all microorganisms visible only using an electron microscope. अब जहां तक सवाल था, पहले हम लोगों ने देखा था कि एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमको दिख नहीं रहे, सो वी हैव पुट देम इनसाइड माइक्रोस्कोप. हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन वी डायरेक्टली कैन नॉट सी द वायरसेस इनसाइड द रेगुलर माइक्रोस्कोप. इसके लिए क्या चाहिए हम लोगों को? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए. अनलेस एंड अंटिल वी हैव एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वी विल नॉट बी एबल टू सी दिस पर्टिकुलर वायरस. Cannot reproduce unless they are invisible, inside the living cell. लिविंग सेल के अंदर जाने के बाद में इनका रिप्रोडक्शन होता है, उससे पहले इनका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट.
स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स की वजह से ये लोग कांटेक्ट में हो सकते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। बहुत एंटीबायोटिक्स से ये वायरसेस जा नहीं सकते। आई टेल यू इन वेरी सिंपल मैनर, दैट्स विल सर्टेनली हैव सम काइंड ऑफ, बहुत डिफिकल्ट है इनको डिस्ट्रॉय करना। हमने पीछे ही अभी देखा कि जैसे ही कोरोना वायरस आया था, वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग्स टू कॉम्बैट दैट कोरोना वायरस। फिर अलग अलग कंपनियों ने ड्रग्स निकालना शुरू किया, एंटी फंगल आया, तब तक फर्स्ट वेव खत्म हो चुकी थी। सेकेंड वेव में फिर उस वायरस का मॉडिफिकेशन आया, फिर हमारे पास में कोई दवाई नहीं। सो ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली द वायरसेस आर सो स्पेसिफिक दैट एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट देम विल नॉट बी इफेक्टिव। Associated with disease such as common cold, chicken pox, herpes, hepatitis virus, hepatitis B, measles, warts, polio, influenza and AIDS. So these are all viral diseases, easily न जाने वाले ऐसे diseases हैं। ठीक है, as on date हमारे पास में पोलियो का वैक्सीन है, लेकिन ऐसा भी है कि 1% या 2% पर्सन्स आज भी पोलियो से सफर करते हैं, जिनको प्रॉपरली वैक्सीनेशन नहीं मिलता है। Bear in mind. So this is one of the important point, that viruses are said to be one of the deadliest, which will be causing a hell lot of trouble to the human body. The viruses may be of major concern for health workers. Hepatitis B leads to destructions and scarring of liver cells. Vaccine is available. Hepatitis B liver के ऊपर act करता है, liver के cells को जो है वो खराब करता है. Hepatitis C also causes serious liver damage. No vaccine, often misdiagnosed as flu. काफी बार फ्लू करके हम लोग देखते हैं, लेकिन वो हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की लिवर डैमेज होती है। एड्स और एचआईवी सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम्स, नो क्योर एंड नो वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एड्स के ऊपर अभी रिसर्च हुआ है, लेकिन जैसे ही एड्स या एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ था, उस वक्त देयर वाज एब्सोल्युटली नो वैक्सीन। और ये इम्यूनो सप्रेशंस है, यानी आपकी जो इम्यूनोलॉजी, आपकी जो क्या कहते हैं बॉडी सिस्टम है, इनको वीक करने का काम ये वायरस करता है। फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन आने के बाद में द बॉडी इज अनेबल टू वर्क आउट अगेंस्ट दैट इन्फेक्शंस एंड इट मे कॉज वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस एज वेल। सो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द माइक्रोबियल ग्रोथ, जस्ट अ मिनट, we'll come to that point as well. Where are we? Yeah. So what are the factors that influence the microbial growth? Factors are temperature, pH, darkness, food, moisture and oxygen. One by one we'll try to study this particular kind of things. Just a minute, we'll try to watch. Temperature. अब temperature human body का क्या temperature है? Can anybody tell me? Yes, it is 37 degree centigrade. ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, अंदर से टेम्परेचर है। आप यहाँ पर मेजर करोगे तो टेम्परेचर में बी डिफरेंट बिकॉज वी आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी हैव अ टेम्परेचर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब ये टेम्परेचर के ऊपर क्या बैक्टीरिया ऐड करते हैं विल बी कैटेगराइज्ड डिफरेंटली। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, वहां पर टेम्परेचर बहुत रहेगा, सो दे आर बीन कैटेगराइज्ड डिफरेंटली एंड देयर मेटाबॉलिज्म में बी डिफरेंट। pH or the values used in chemistry expressed to degree of acidity or alkalinity of a substance. pH हमारे पेट का pH अलग अलग है, लेकिन इसमें रहने वाले बैक्टीरिया ये टोटली अलग है। Therefore यहाँ पर है कि factors that influence microbial growth, temperature डिपेंडेंसी है, pH डिपेंडेंसी है, darkness। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको लाइट चलता नहीं है, लाइट गिरने के बाद में वो डिस्ट्रक्शन होता है या उनका मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है, और ये बैक्टीरिया हमेशा डार्क लेवल के ऊपर वर्कआउट करते हैं। सो इसीलिए these bacteria will be deal in a very different manner. फूड, अलग अलग फूड में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है, और जो फूड आप खाओगे उसके बेसिस के ऊपर उसको इन्फ्लुएंस होगा और उसकी ग्रोथ होगी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स। मॉइस्चर, डैम्पनेस है, जहां पर थोड़ा सा गीलापन है, ऐसे अगर बैक्टीरिया रहते हैं तो दोज विल बी कैटेगराइज्ड वेरी डिफरेंटली। फंजाई जनरली, जैसे मैंने पीछे भी कहा, फंजाई विल बी टोटली डिफरेंट। ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन कंटेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ऑक्सीजन कंटेंट के बेसिस के ऊपर उसको कैटेगराइज किया है टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज एरोबिक, वन इज कॉल्ड एज एनारोबिक। एरोबिक माइक्रोब्स लिव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन है वहीं पर वो रहेंगे, नॉन ऑक्सीजनेटेड लेवल के ऊपर वो लोग नहीं रह सकते। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। Anaerobic microorganisms grow best in the absence of oxygen. ऑक्सीजन न रहने के कारण वो anaerobically वहां पर रह सकते हैं। Okay? Fine. So this is for today's lecture. Tomorrow we'll continue the same part और इसमें हम लोग डीप लेवल के ऊपर जाएंगे, जहां पर पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स अपने तरह से कैसे डिजीज या इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। We'll try to continue in हमारा next lectures which will be probably tomorrow. Thank you for today.